हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग एक और वीडियो डिस्कस करेंगे आज। वो है आपका ईरान इजराइल संघर्ष और भारत, यानी कि जो ईरान इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका हमारे इंडिया पर क्या असर पड़ सकता है। अब ये जो टॉपिक है, अगर हम बात करें कि हमारे जो यूकेपीसीएस मेंस है उसमें किस में आ सकता है, तो अगर आप देखें जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर सेकंड है जहां पे लिखा है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन में ये टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप में से जो सिविल सर्विसेज मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके जीएस पेपर थर्ड, यानी कि पेपर वैसे देखें तो फोर्थ में ये पूछा जा सकता है, ये आपका पेपर जीएस पेपर सेकंड में आपसे पूछा जा सकता है जहां पर आपका इंटरनेशनल रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं कई बार बोलता रहा हूं कि यूकेपीएससी और सिविल सर्विसेज पीएससी के जो तीनों पेपर हैं बिल्कुल सेम हैं आपके। ठीक, चलिए अब तो डिस्कस कर लेते हैं इसको लेकर कि इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमको पता है कि 19 अप्रैल को जो खबर आई थी कि ईरान के इस्फहान शहर, जो इस्फहान सिटी है, वहाँ के करीब जो एयर बेस है उस पर जो है बड़ा धमाका हुआ और बाद में पता चला कि इजराइल ने वहाँ पर मिसाइलें जो हैं दागी हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि इजराइल के ड्रोन से जो है वो हमला हुआ है, ड्रोन में मिसाइलें थी, वहाँ से ईरान के इस्फहान शहर में हमला हुआ है। और ये हमें पता था कि टिट फॉर टैट, यानी कि ईरान ने जो हमला किया था, लगभग जो 100 से ऊपर मिसाइलें छोड़ी थी इजराइल के ऊपर, उसका ये आपका कॉन्सिक्वेंस था। ठीक है, तो ये एक सैन्य अभियान छोड़ दिया। और ये जो इस्फहान शहर है वो किसके नज़दीक है, आपका ईरान का जो एटॉमिक जो प्रोग्राम चल रहा है उससे जुड़े शहर के पास इसका कहते हैं कि लोकेशन पड़ता है। चलिए, तो यहाँ से ये हो गया कि भाई ये हमला क्यों हुआ। इसकी शुरुआत कहते हैं कि इजराइल ने पहले ईरान के सीरिया के एक दूतावास पे हमला किया था, ईरान की दूतावास, वहाँ पे ईरान के अधिकारी मारे गए थे, फिर ईरान ने हमला किया और अभी इजराइल ने कर दिया। ठीक, चलो ये तो हमारी एक बात हो गई। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है सीधा हम लोग आते हैं कि इसका हम पे क्या असर पड़ेगा, भारत पे क्या असर पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो 3-4 पॉइंट हैं जो डिस्कस आपको करने हैं। वो क्या है कि इस युद्ध के चलते वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो वर्ल्ड आपकी क्या है, इकोनॉमी है, हाँ, और राजनीतिक जो स्थिरता है, यानी कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो दोनों पे ही क्या पड़ेगा। इस दोनों की लड़ाइयों से, इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाइयों से वर्ल्ड इकोनॉमी पे और पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है पूरी दुनिया में हर देश में, उस पर क्या पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, दूसरा अगर हम देखें, एक जो बात बोली गई है क्या कि एक आपके एडवर्ड लॉरेंस थे, उनकी एक बटरफ्लाई इफेक्ट जो है उसके बारे में जो ये राइटर है बताते हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट की याद दिलाता है, जो कहता है कि तितली के पंख फड़फड़ाने से भविष्य में हजारों मील दूर के मौसम पर प्रभाव पड़ता है। इस अवधारणा की कल्पना एक तितली द्वारा पंख फड़फड़ाने पर तूफान पैदा करने से की गई है। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा गया है कि ईरान और इजराइल का जो वॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उन्हीं दो देशों के बीच तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर चाहे आपके डेवलप्ड नेशन हो, चाहे आपके डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और लगभग पूरी दुनिया में इसका कहीं पर डायरेक्टली असर पड़ेगा, कहीं पर इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप लोग शॉर्ट करके आप लिखेंगे। ठीक है, इससे एक आपका थीम तैयार होती है आपके आंसर लिखने की। उसके बाद यहां पर बात की गई कि विशेष रूप से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में हम अगर बात करें तो ठीक है, यहां से फिर आपका मेन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ इजराइल ईरान वॉर और इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज को और भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, बट आंसर आप यही सब लिख के आएंगे। तो जैसे लिखा है कि भारत पर संघर्ष का, यानी कि जो इजराइल ईरान संघर्ष है, इसका जो असर है, सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। तो बस इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। हाँ, तो कच्चे तेल की कीमतों पे पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि भारत कच्चा तेल, यानी कि जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, जो हम लोग क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हम लोग क्या है, कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, हम लोग तीसरा सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। और पश्चिमी एशिया यानी कि वेस्ट एशिया वैश्विक कच्चे तेल के 1/3 का आपूर्ति करता है, यानी कि जो आपका
वेस्ट एशिया है, ठीक है, वहाँ पे जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आपका क्रूड ऑयल जो होते हैं पूरी दुनिया का आप कह सकते हो 1/3 क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये एक पॉइंट जो आपको बना के लिखना है कि भाई अगर ये इजराइल और ईरान की वॉर आगे बढ़ती है तो इससे वेस्ट एशिया के जो एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं जो कि क्रूड ऑयल बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, 1/3 एक्सपोर्ट करते हैं, वो चाहे डेवलपिंग नेशन हो उनको जा रहा है, डेवलप नेशन हो उनको जा रहा है, तो इसका सीधा असर उस पर पड़ेगा। जब उस पर पड़ेगा तो जो इस पर डिपेंडेंट कंट्रीज हैं यानी कि डेवलप नेशन और डेवलपिंग कंट्री, उस पर बहुत बुरा इसका क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। फिर बात करें कि इजराइल, आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ते ही आपूर्ति संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, ठीक है, तो अभी से बढ़नी शुरू भी हो गई हैं। क्योंकि भारत अपने जरूरत का 85% जो क्रूड ऑयल है वो हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये आप एक पॉइंट अपने मीन्स में लिखेंगे, पॉइंट बना के। देखो बच्चों, आपको पता है, मैंने कई बार बताया है कि अपने जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें जो भी आपका कंटेंट आप लिखोगे वो पॉइंट वाइज लिखोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट पढ़ने पर एग्जामिनर जो होता है वो धीरे धीरे आपके नंबर दिमाग में डिसाइड करता जाता है। एक एक पॉइंट में नंबर तो देता नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन 10 नंबर का है और आपने मान लीजिए 10 पॉइंट या 8 पॉइंट लिखे, तो ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट पे 4 नंबर देगा, 5वें पॉइंट पे 5 नंबर देगा, एक एक करके ऐसा नहीं देता। ओवरऑल वो पूरे पॉइंट्स पढ़ेगा, उसके बाद वो कैलकुलेटिव करेगा कि कितने दमदार पॉइंट्स है, उसके बाद आपको आउट ऑफ 10 वो आपको नंबर देगा। लेकिन अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। खैर, तो अपनी जरूरत का 85% कच्चे तेल की आपूर्ति आयात करते हैं हम लोग, इंपोर्ट करते हैं। ये पॉइंट आप अलग से एक पॉइंट लिखेंगे। इसकी कीमत में जरा सी वृद्धि जो है वो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि केवल चालू खाते का घाटा बढ़ जाता है जो हमारा, बल्कि व्यापार संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। और पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और आपका जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन है उसकी लागत बढ़ जाती है। उसकी लागत बढ़ती है तो उस पर जो हम लोग सामान पूरे भारत में आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, जिससे चीज़ों के दाम पहले होलसेल में बढ़ने शुरू होते हैं और फिर रिटेल में बढ़ने शुरू होते हैं। फिर इन्फ्लेशन पे इसका असर यानी कि मुद्रास्फीति पे इसका असर पड़ता है और आम आदमी का जीवन कठिन हो जाता है। तो इतना जो चीज है उसको कॉम्पैक्ट करके 1 या 2 लाइन में आप लिख सकते हैं। फिर बात करें कि पश्चिमी एशिया यानी कि वेस्ट एशिया में जो अनस्टेबिलिटी है उससे डॉलर भी क्या होता है, और ज्यादा मजबूत होता है, और भारतीय रुपए हमारा क्या होता है, कमजोर होता है। और इससे कमजोर होने से भी आप समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक जो स्थिति है वो डावाडोल होती है। उसके बाद इसलिए इसी समय पर इसका प्रबंधन नहीं किया गया, तो यानी कि अभी भी मैनेजमेंट नहीं किया, तो इससे देश की जो आर्थिक बुनियाद है वो खतरे में पड़ सकती है। जो हम बोल रहे हैं ना कि हम $5 लाख की इकोनॉमी का क्रिएट करेंगे तो उस पर सीधा इसका क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। फिर राइटर जो है अगला लिखते हैं कि यहाँ पर ध्यान देना प्रासंगिक है कि ईरान लेबनान में जो हिजबुल्ला है उसको फिलिस्तीन क्या कर रहा है, और फिलिस्तीन में हमास जो है उसको ये ईरान जो है समर्थन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ईरान अरब सागर, जो अरब सागर है और लाल सागर, ठीक है, रेड सी और अरेबियन सी हो गया, वहां पर व्यापारी मार्ग को बाधित करने के लिए हुती विद्रोह का सहयोग ले सकता है या दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ईरान जो है खाली अपने ही नहीं, वो इन तरीकों से भी अनस्टेबिलिटी है जो दुनिया में क्रिएट कर सकता है, ठीक। ईरान दुनिया के सर्वाधिक रणनीतिक महत्व के जो हरमूज आपका है उसको बंद कर सकता है, वो बंद होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पूरी दुनिया में क्या पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। ये आप पॉइंट बना के लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे पूरी दुनिया में क्या पड़ सकती है, आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपका बढ़ सकता है। भारत के इजराइल और ईरान, अब यहाँ पे हम फिर से भारत का कॉन्टेक्स्ट लेंगे कि भाई भारत के इजराइल और ईरान दोनों ही देशों के साथ बहुत ही पॉलिटिकल और रणनीतिक जो स्ट्रैटेजिकल रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा हमारे जुड़े हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे इजराइल के साथ बहुत ही अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं, और इजराइल जो है एशिया में दूसरा सबसे बड़ा, दुनिया में 7वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदारी की बिजनेस पार्टनरशिप है। तो ये भी पॉइंट आप एक बनाकर लिखेंगे। और अगर हम देखें कि क्यों ऐसा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो यहूदी लोग हैं वो हमारे भारत में रहते हैं, और हमारे लगभग 18,000 भारतीय जो है इजराइल में अलग अलग बिजनेस या अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते हैं, काम करते हैं। खासतौर पे जब से ये वॉर शुरू हुई है तो फिलिस्तीन लेबर्स नहीं आ रहे, तो हमारे यहाँ से भी काफी लोग गए। दूसरी तरफ ईरान के साथ भी हमारे बहुत ही एंशिएंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश हैं। एशियाई देशों में विशेष रूप से आपके कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान
और यूएसएसआर के साथ हमारे बहुत ही ऐतिहासिक संबंध स्थापित रहे हैं, और खास तौर पे यहाँ पे ढेर सारा जो है हाइड्रोकार्बन का भंडार, ये पॉइंट लिखेंगे, जिससे आने वाले समय पे हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें कि अमेरिका ने जो है वो ईरान पे क्या लगा रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसके कारण हम तो डायरेक्टली तेल नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन जो है लगातार ईरान से तेल खरीद रहा है। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम लोग भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। ठीक, और भारत में पश्चिमी यानी वेस्ट एशिया में आने वाले समय में भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल घटनाओं से निपटने के लिए एक बैलेंस जो दृष्टिकोण है वो अपनाना चाहिए। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन अगर आएगा तो कुछ इस तरीके से आ सकता है आपके यूकेपीएससी मेंस में या सिविल सर्विसेज मेन में सेकंड पेपर में, कि डिस्कस द रिलेशन ऑफ इंडिया विद इजराइल एंड ईरान, और डिस्कस द इफेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ ईरान इजराइल वॉर ओवर इंडिया। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है या तो आपका 250 आपके वर्ड्स में आएगा, ठीक है, और या ये क्वेश्चन आपका 125 वर्ड्स में आपका आएगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी में भी ये आ सकते हैं। तो आपको लगातार जो है बच्चों इसकी जो प्रैक्टिस है वो बना के रखनी है।